Welcome back. We were talking about determinants. हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे थे. Earlier we talked about introduction of determinant, minor, cofactors. Today I will deal about expansion of a determinant. आज हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करेंगे. वैसे पहले जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उस टाइम में थोड़ी सी बात की थी एक्सपेंशन का. जब रिप्रेजेंट किया था तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैंने करके दिखा दिया था. फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आज इसलिए कि डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हम किसी भी रो के अकॉर्डिंग, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. वो चीज बताने के लिए आज एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलग से हम ले रहे. लेकिन मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, और यू नो वेरी वेल व्हाट इज और, एंड वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट लिखा. वैल्यू इसलिए लिखा कि जब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो वो वैल्यू देता है. अब मैंने मान लिया लेट डिटरमिनेंट मेरे पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट 3/3, 3 रो 3 कॉलम. सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना वो आपको मालूम है A11, A12, A21, A22. तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड ऑर्डर एक्सपेंशन में. तो A11, A12 इसके आगे प्लस रखते हैं, फिर फॉर्मूला का माइनस रखते हैं, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं A12, A21. ये सेकेंड ऑर्डर एक्सपेंशन है. पहले ही बोला गया, आज भी बोला गया, सब लोग जानते भी हैं. इसमें टेंशन नहीं है कि किस रो किस कॉलम के अकॉर्डिंग करो. लेकिन 2 ऑर्डर से आगे 3 ऑर्डर हो जाता, 4 ऑर्डर होता, तो मुझे रहता कि किस रो किस कॉलम में करो. वैसे किसी रो किसी कॉलम का अलोंग हम एक्सपैंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, कोई दिक्कत नहीं होता है. वैल्यू वही रहता है, वैल्यू में चेंज नहीं आता है. कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे तुम फर्स्ट रो के सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, किसी भी के अलोंग तुमने एक्सपैंड किया तो उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन आगे हम बोलेंगे कि एक्सपेंशन, इसको पढ़ाने के बाद एक स्मार्ट एक्सपेंशन भी होता है. कैसे हम एक्सपैंड करेंगे, किस कंडीशन में फास्ट होता है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा एक्सपैंड से काम नहीं चलता. सीखना जरूरी है इसको. जब तक नहीं सीखते एक्सपेंशन थोड़ा दिक्कत हो सकता है कभी कभी. डिटरमिनेंट एक्सपैंड करने आना, लेकिन हम हमेशा एक्सपैंड करके नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बनाते हैं. तो इसलिए आगे मेन जो कंसर्न है वो हमारा प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे. अभी एक्सपेंशन सीखने के बाद हम करेंगे कि किस हालत में डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन फास्ट हो जाता है. वो इस टॉपिक को, इस चीज को कवर करने के बाद हम बोलेंगे. फिलहाल इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं. तो अगर मैंने इसको डेल्टा मान लिया, इसकी वैल्यू को, तो यहां पे डेल्टा का एक्सपेंशन, कोई कहता है सर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके दिखाओ. तो फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं. हम क्या करेंगे कि पहले इस एलिमेंट को लिखेंगे A11 और इसका कोफैक्टर लिखेंगे. तो कोफैक्टर इसका लिखने का तरीका बताया है कि इसके अलोंग रो कॉलम को हाइड करना. रो कॉलम हाइड करने के तो -1 टू द पावर एलिमेंट का जो रो कॉलम पोजीशन का सम -1 का पावर आता है. तो -1 का पावर, रो कॉलम का सम 1 + 1 है.
और हाइड करने का डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो ये ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ से ये इसको लिखना है A22 A23 A32 A33, फिर आगे लिखेंगे सब कुछ प्लस, तो यहाँ पे 1 2, याद रखना फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपैंड कर रहे हैं इसको। तो आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे, तो कोफैक्टर लिखने के लिए इस एलिमेंट का होता है क्या है, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट उसका कोफैक्टर मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट उसका कोफैक्टर मल्टीप्लिकेशन। जब भी एक्सपांड होता है तो ऐसा ही होता है, चाहे रो में करो चाहे कॉलम में करो, मतलब नहीं है, लेकिन जिस कॉलम में करते हैं या जिस रो में करते हैं उसी का एलिमेंट होना, दूसरा का एलिमेंट नहीं होना। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहा है 1 2 3 है, तो इससे पहले आएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो कोफैक्टर के लिए -1 टू दी पावर इन दोनों का सम 1 + 2, रो एलिमेंट का जो पोजीशन है रो कॉलम उसका सम रखते हैं -1 के पावर में, और फिर यहाँ पे कोफैक्टर लिखा, तो कोफैक्टर आएगा यहाँ पे, ये हाइड हो गए, ये हाइड हो गए, तो बचा A21 A23, उसके बाद A31 A33 प्लस, अब इस पे आएंगे, इस एलिमेंट पे आएंगे तो लिखेंगे A13, फिर इसका कोफैक्टर लिखना है मुझे, तो इसका कोफैक्टर पोजीशन 1 3 है, तो 1 + 3, फिर जो एलिमेंट है हाइड करके लिखेंगे इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग इसको हाइड करेंगे, हाइड करेंगे, तो ये बचता है, तो लिखेंगे A21 A22 A31 A32, ये फाइनल एक्सपेंशन हुआ। अब यहाँ पे इसके आगे प्लस आएगा क्योंकि ये इवन पावर है, -1 का पावर इवन, इसके आगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों कि -1 का पावर ऑड है, और इसके आगे यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि इवन है। तो हम फिलहाल के लिए हेडिंग अब तो लिख ही चुके होंगे, हटा रहे। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो लिखूंगा डेल्टा = A11, ये माइनस का पावर 2 तो प्लस हो गया, तो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंशन A22 A33 माइनस इसका A23 A32, फिर इसके आगे -1 का पावर ऑड है तो माइनस आएगा, -A12, अब इसका एक्सपेंशन A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस -1 का पावर 1 + 3 4 आता है, तो 4 -1 का पावर इवन तो प्लस, तो इसके आगे लगेंगे A13, फिर इसको एक्सपांड करेंगे तो लिखेंगे A21 A32 माइनस A22 A22 माइनस A31। अब ये एक बड़ा सा एक्सपेंशन आया, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंड किया तो आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट का मुझे मिल जाता है। तो अभी मैंने इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करके दिखाया। कोई मुझे कहेगा बच्चा नहीं सर मुझे कॉलम मार के दिखाओ, फर्स्ट सेकेंड कॉलम में करके दिखाओ, तो मैं सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करने, वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, एक्सप्रेशन चेंज दिख सकता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। दिखना और होने का फर्क है, आपको मालूम है। तो सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं, तो अब इसका एलिमेंट लिखेंगे A12 और इसका को फैक्टर लिखेंगे तो -1, इसके पोजीशन का सम 1 + 2। अब इसका कोफैक्टर ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो बचा 2 1 2 1 के बाद
2 3 इधर, ये हाइट है, तो यहाँ 3 1 3 3 प्लस ये वाला सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आता है, तो a 2 2 इसका को फैक्टर -1 टू दी पावर एलिमेंट का जो पोजीशन है रो कॉलम का उसको सम करेंगे, तो 2 + 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका यह हाइट, तो बचा ये a11, यहाँ a13, यहाँ बचा a31 a33, फिर ये बचा इसके लिए करेंगे 3 2, अब इसका को फैक्टर लिखेंगे तो इन दोनों का सम 3 + 2, अब ये चला गया, ये बचा, तो लिखेंगे ऑर्डर में 1 1, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी एलिमेंट का, याद रखना एलिमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 2 1 2 3, अब मैं फाइनल इसको एक्सपांड करता है ऐसे, तो यहां पे -1 का पावर ऑड है तो ये माइनस आएगा, तो -a12 हम डिटरमिनेंट में ही लिखते सकेगा ना, बाद में एक्सपेंशन लिख लेना, अभी करके दिखाया ही है। 2 1 2 3 3 1 3 3, -1 का पावर इवन तो प्लस हो गया, तो 2 2, यहाँ पे a11 a13 a31 a33, यहाँ पे -1 का पावर ऑड है, 3 + 2 5, तो माइनस आएगा, तो 3 2 1 1 3 2 1 2 3, इस तरह करके मैंने एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट रो में पहले करके दिखाया एंड सेकेंड कॉलम दूसरा भी करके दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम चाहो तो फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो के अलॉन्ग, चाहे वो तुम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी के अलॉन्ग भी तुम एक्सपैंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही रहेगा। ये प्रोसीजर फॉलो करना है, जिसके अलॉन्ग कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन प्लस, उस तरह उसको कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट्स। वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो लास्ट में लिखाया जाएगा अभी आपको, वो वही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे हैं सम, 1 2 3 है, तो इसको कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर, ये एलिमेंट है इसका कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट इसका कोफैक्टर मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट इसका कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, और उसको सम किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट और आएगा बाद में, वो लिखाएंगे, वो दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी फिलहाल के लिए मैंने बोल दिया रन में एक्सपेंशन करने में, तुम चाहो तो किसी भी रो किसी कॉलम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और कि हम याद रख लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मेरे पास थर्ड ऑर्डर एलिमेंट है, तो पहले पोजीशन में कोफैक्टर के लिए प्लस होता, दूसरे पोजीशन पे कोफैक्टर के लिए माइनस होता फर्स्ट रो में, एंड तीसरे पोजीशन पे प्लस होता। फर्स्ट कॉलम में पहले पोजीशन में प्लस, सेकेंड पोजीशन पे माइनस, थर्ड पोजीशन पे प्लस कॉलम में। सेकेंड रो में पहला पोजीशन माइनस, दूसरा पोजीशन प्लस, तीसरा पोजीशन माइनस। अब तीसरे रो में पहला पोजीशन प्लस, दूसरा पोजीशन माइनस, प्लस, तो ये अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये कोफैक्टर का साइन है, हम इसके अकॉर्डिंग किसी एक डिटरमिनेंट को फास्ट करके तुमको दिखाते हैं कि कैसे एक्सपेंड हम इजीली जल्दी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक डिटरमिनेंट है
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको एक्सपैंड करना है। सपोज डेट के कोई बोला है सर मुझे फर्स्ट कॉलम में ही फर्स्ट रो में करके दिखाओ, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट उसके को फैक्टर के आगे प्लस आएगा, यहाँ प्लस है, और इसका हाइट, ये हाइट तो लिखेंगे B2 C2 B3 C3। फिर फर्स्ट रो में करें तो ये आएगा B1, लेकिन B1 के लिए को फैक्टर का माइनस होता तो माइनस लिख के फिर इसका ये लिख के माइनर लिख लेंगे, तो ऐसे चला गया, तो बचा ये A2 C2 A3 C3। अब यहाँ पे प्लस है थर्ड पोजीशन पे, ये इसके लिए प्लस होगा को फैक्टर का, तो प्लस लिखा यहाँ C1, और ये हाइट तो बचा A1 A2 B2 A3 B3, तो लिख लिया A2 B2 A3 B3। अब फास्ट A1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन C3 A2 माइनस C2 A3 प्लस C1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरह करके हम एक्सपैंड, अब ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। अब कोई चाहेगा कि मैं इसके अकॉर्डिंग करूँ तो प्लस माइनस प्लस, इसके करूँ तो प्लस माइनस प्लस, इसके करूँ तो माइनस प्लस माइनस रखना पड़ेगा एलिमेंट के आगे आगे, इसके करूँ तो माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम याद रखते हैं फास्ट में। अगर वो तुम्हें रो कॉलम के एलिमेंट के पोजीशन का सब नहीं लिखना है तो ये याद रखना है थर्ड के लिए। अब वैसे अभी तक आया नहीं फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट, अभी तक आया नहीं है, लेकिन फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना हो तो उसको भी हम इजीली कर सकते हैं। फोर्थ ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से फिर सेकेंड ऑर्डर, उसमें टाइम लगता है, टाइम करनी हो। लेकिन सपोज मुझे करना हो, किसी ने दे दिया, तो मैं लिख के बता रहा कैसे कि A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4। मैंने बता रखा है कि डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर स्क्वायर होता है, 4/4 हो गया ये। अब मुझे इसमें करना है तो इसमें ही वही रूल है, कोफैक्टर के आगे क्या लिखना है, प्लस आया कि माइनस आया कोफैक्टर में, तो पहला प्लस माइनस अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इसका पोजीशन कितना है, यहाँ पे पोजीशन हो गया 2 1, नहीं ये माइनस होगा सॉरी, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, तो अल्टरनेट होता है रो में भी कॉलम में, प्लस माइनस प्लस, रो में भी देखो तो प्लस माइनस, तो हमेशा ये अल्टरनेट होता है रो या कॉलम में, इतना याद रखना। अब इसको एक्सपैंड करना तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, पहला सब फर्स्ट रो में कर रहे हैं तो लिखेंगे A1, और इसका हम इसके आगे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और फिर A1 के क्रॉस ये हाइट करेंगे, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, तो बचा यहाँ पे B2 C2 D2 B3 C3 D3 B4 C4 D4, फिर आगे प्लस के बाद माइनस, तो माइनस के यहाँ पे B1 आया, तो हम फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हैं, ये चला गया, तो बचा A2 C2 D2 A3 C3 D3 A4 C4 D4, तो बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो इसका प्लस आएगा C1 का, फिर यह हाइट तो बचेगा A1 A2 B2 D2 ऐसे बचेगा, तो A2 B2 D2 A3 B3 D3
A4 B4 D4 माइनस आएगा D1 की जगह, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यह हाइट तो बचेगा A2 B2 C2 A3, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4। अब ये हुआ, इसका ये एक्सपेंशन हुआ। अब फिर ये थर्ड ऑर्डर का तरीका बताया है, तो इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तब ये फाइनली एक्सपैंड होता है, उसमें टाइम लगता है। इसलिए फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट कभी भी एक्सपैंड करने के लिए नहीं दिया जाता है बच्चों को कभी भी। ये है रिसर्च की चीजें होती है कि बैठ के करना है उसको, घंटों 2 घंटों 4 घंटे 10 दिन 20 दिन जितने ये कर लेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कभी भी फोर्थ ऑर्डर का यूज नहीं होता। अगर आता है, ये याद रखो कि फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट एग्जाम में अगर आ जाता है तो हमेशा उसको प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व करना है, एक्सपैंड नहीं हो सकता। एक्सपैंड करेंगे तो आप गलत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो काम का नहीं है, इतना याद रखिएगा हमेशा कि फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट एक्सपैंड नहीं करना। वैसे मैंने इसलिए बता दिया कि आपको थोड़ा नॉलेज रहे कि फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे एक्सपैंड होता है। अब इसी में एक वैल्यू है एक्सपेंशन, हम सीख लिए थे, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका निकालना, 1 2 3 -4 3 6 2 -7 9। मुझे एक्सपैंड करके वैल्यू निकालने हैं। अभी मैं ये कह रहा है इसका वैल्यू निकालना, एक्सपैंड कर, प्रॉपर्टीज नहीं निकालना, एक्सपेंशन सीखा है, उसी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग मुझे इसका वैल्यू निकालना है। प्रॉपर्टीज में निकालना होगा, आगे आएंगे, उसी पे तो मेन काम करना है, टाइम तो उसी पे देना है। तो हम इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम में करो जिसमें इजी हो। मुझे फर्स्ट रो में आसान दिख रहा है कि वैल्यू आसान है 1 2 3, तो मैं करना शुरू करता। पहले पोजीशन के लिए प्लस होता है तो +1 लिखेंगे हम। एक ये इसको ब्रैकेट लिए, स्मॉल ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो अब इसके अलोंग रो कॉलम हाइट हो गए, तो रो कॉलम हाइट होने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है क्योंकि इसी का डिटरमिनेंट होगा, तो 9 3 27 आएगा माइनस फार्मूला का, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -42, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 होता है, माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर इस पोजीशन प्लस होता है, इस पोजीशन में माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और लिखेंगे। फिर इसका रो हाइट कॉलम हाइट, रो हाइट कॉलम हाइट, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 4 36, माइनस है 4 पे माइनस है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस, तो 6 2 12 आता है। फिर आगे प्लस लिखेंगे कि यहाँ माइनस प्लस माइनस। मैं फर्स्ट रो में कर रहा, तुम चाहो किसी रो किसी कॉलम में करो, वैल्यू जो मैं लाऊंगा वही वैल्यू होगा, वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। अब मैं 3 पे जाऊंगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस आता है तो इसके आगे +3 लिख लेंगे। और फिर ये रो हाइट कॉलम हाइट, रो हाइट कॉलम हाइट, तो ये वाला पोर्शन बचा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में इन दोनों 7 4 28, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 28 माइनस हुआ 7 4 28, 28 माइनस माइनस प्लस, अब फॉर्मूला -3 2 6 आता है। अब इसको मैनिपुलेट कर लेंगे तो डिटरमिनेंट के एक्सपैंड करने के बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू भी आ गया, तो हम यहाँ पे 27 माइनस माइनस प्लस 42 माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे आया -12 माइनस 48, -48 के बाद +3, यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट किया तो 22 आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 2 9 4 2 6, फिर माइनस माइनस प्लस 48 को 96 आएगा मल्टीप्लीकेशन, और
3 को करेंगे तो 66 आएगा। अब सबका एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 9 6 15, 15 6 21, 2 6 6 12, 12 9 21, 2 आया कैरी, जिसको हम लोग हासिल के कैरी कैरी ही समझो भी। फिर 6 9 6 9 6 15 6 15 6 21 और 2 कैरी ऐड होगा तो 2 30 31, ये फाइनल आंसर आया। ओके, ये फाइनल आंसर है एक्सपेंशन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सपेंशन में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू इट्स कोफैक्टर या टू इट्स करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हम लिख रहे द, ये पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए स्टेटमेंट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स the sum of the product of the elements of any row और कॉलम, सम ऑफ द प्रोडक्ट का एक शॉर्ट नेम है SOP, सम ऑफ द प्रोडक्ट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू इट्स करिस्पॉन्डिंग cofactors is equal to its value, equal to the value of the denominator, equal to the value of the determinant। रो कॉलम की बातें कर रहे हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम करेंगे किसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, एलिमेंट्स का, एनी रो, किसी भी रो किसी भी कॉलम में, और जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसी के को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट देता है। जैसे सपोज डेट के यहाँ पे मैंने एक लिखा था ऐसे अभी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो बोला था वैल्यू एक्सपांड करने के लिए आया था मेरा इतना। फर्स्ट अगर रो में कर रहे हैं, हम किसी रो में कर सकते हैं, फर्स्ट रो में कर रहे हैं तो A11 -1 to the power 1 plus 1, A22, A23, A32, A33, फिर प्लस A12 -1 to the 1 plus 2, ये गया A21, A21, A23, A31, A33 प्लस A13, A13 के बाद ये गया तो A21, A22, A31, A32, एक चीज छूट गया A13 -1 to the 1 plus 3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता डेल्टा, सपोज दैट कि को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू कैपिटल A11, उसी तरह को फैक्टर ऑफ
A12 कैपिटल A12 कोफैक्टर ऑफ A13 कैपिटल A13 कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11 कैपिटल A11 स्मॉल A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 स्मॉल A13 का कोफैक्टर A13। तो ये कोफैक्टर है A11 का, तो इसको लिख सकते हैं हम A11, यहां पे A12, तो इसको लिख सकते हैं हम कैपिटल A12, इसको लिख सकते हैं हम A13 है तो A13 कैपिटल में। अब मैं स्टेटमेंट करूं सम ऑफ द, ये सम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, फर्स्ट रो का, किसी भी रो, फर्स्ट रो लिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम ऑफ द प्रोडक्ट, इसका किसके साथ होगा, टू इट्स कोफैक्टर, इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और सम किया। तो स्टेटमेंट लिखा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू इट्स करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ये वैल्यू ही था ना एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा था, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आया। अब कोई मुझे कहे कि सर मुझे ऐसे लिखना है किसी भी कॉलम में, हमें सपोज दैट कि मुझे सेकंड कॉलम में लिखना है, तो हम सेकंड कॉलम में लिख सकते हैं A12, इसका कोफैक्टर 12 दे देते, उसके बाद प्लस A2, सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं वैल्यू इसका, तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो A12, तो यहाँ पे कैपिटल A12, A21, तो A21 का कोफैक्टर A22 का कोफैक्टर A22 प्लस यहाँ पे A32, तो इसका कोफैक्टर लिखते A32। अब मुझे क्या था, स्टेटमेंट तो नोट कर डाउन कर लिए होंगे आप लोग, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, आपको मालूम है अभी लॉकडाउन का पीरियड है, ये भी हो गया मेरे पास, बहुत हो गया, नहीं तो कुछ है नहीं, चारों तरफ बंदी चल रहा है। अब मुझे कोई कहे कि सर थर्ड रो में लिख के दिखा दो वैल्यू को, कोफैक्टर जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं लिख सकता है थर्ड रो में, इसमें लिख रहा मैं A31, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कोफैक्टर 31 प्लस A32, इसका कोफैक्टर 32, फिर A33 थर्ड रो में लिख रहे हैं तो कैपिटल A3। इस तरह करके किसी रो किसी कॉलम में उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कंपटीशन के लिए। अब मैं इसको प्रूफ नहीं करने जा रहा, इसको तो मैं प्रूफ करके दिया, सेकेंड स्टेटमेंट प्रूफ नहीं करने जा रहा। अब मैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलूंगा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ अनदर रो और कॉलम इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, ये याद रखना। तो सेकेंड स्टेटमेंट में लिख रहा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, के द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट को मैंने बता शॉर्ट में शब्द, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो column or any row or column, the sum of the product of the elements of any row or column with the any other row with the cofactors of any other or another row or column is always
ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसे है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगा। या ऐसे डिटरमिनेंट मत बोलो, इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट रो में पहले एलिमेंट लेते तो फर्स्ट रो का एलिमेंट, लेकिन इसका कोफैक्टर नहीं, किसी अदर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में a11 आया, यहाँ पे प्लस, दूसरा a12 आया प्लस a13 आया। अब इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 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 तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आएगा, लेकिन 0 लाना है मुझे ऑलवेज। तो किसी रो का किया है तो किसी दूसरे रो का कोफैक्टर, सपोज दूसरे रो का कोफैक्टर यहाँ पे 21 आया, इसका सेकेंड रो का, यहाँ पे इसके लिए इसके सामने 22 आया, इसके लिए इसके सामने 23 आ गया। इसी में अगर फर्स्ट रो में ऐसे करूं 11 12, तो इसको 0 रखेंगे यहाँ पे 13। तो अभी मैंने सेकंड में किया था, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, अब थर्ड रो का कोफैक्टर लेते हैं। तो थर्ड रो का कोफैक्टर इसके साथ, इसके अपोजिट में ये दिखता है 31, तो यहाँ पे 32 दिखता, इसके यहाँ पे 33, इस तरह ये 0 होता। अब तुम इसको मैंने रो में लिखा है, तुम चाहो तो कॉलम में, रो किसी भी, इसलिए रो और कॉलम बोला है। तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू तब आएगा जब हम एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड इट्स करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का सम ऑफ द प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डिटरमिनेंट द वैल्यू आ जाएगा। और सम ऑफ द प्रोडक्ट लेंगे कैसे? कि किसी एक रो का हमने एलिमेंट्स ले लिया और दूसरे रो का मैंने ये लिया कोफैक्टर लिया, तो हमेशा वो सम 0 होगा। और किसी कॉलम का एलिमेंट्स ले लिया और किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर लिया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो वो 0 आता है। ये दोनों स्टेटमेंट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक्सपेंशन सबको आता है, मैंने वो बताया कि जिसको थोड़ा भी नहीं आता वो सीख लो, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन चलता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा जेई लेवल का, तो वहां पे फिर दिक्कत होती है बोलने में कि क्या बोलूं नहीं बोलूं। तो इसको पहले से आप जान के रखिए और इस चीज को मत भूलिए दो स्टेटमेंट को। इससे पहले एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बताया था कंकरेंट वाला, कि 3 लाइन अगर कंकरेंट है तो डेल्टा मैंने वहां पे 0 बताया, डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0 बताया था मैंने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में था वो, तो वो बताया था मैंने जब डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो कुछ चीजें जो चीज इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट जो फीचर है ना, एस्पेक्ट मतलब फीचर होता है, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है जेई के लिए इंट्रोडक्शन में, और वो सब नहीं जानते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, आता है, तो उन सब चीज़ को जान रखिएगा। इसके आगे हम मूव करेंगे आगे, तो हम लोग अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और प्रॉपर्टी स्टार्ट करके फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन मूव खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी वगैरह, उसके बाद हम एप्लीकेशन और डिटरमिनेंट का जो 12th में 11th में 11th-12th में जो एप्लीकेशन है, खास तौर से जेई के लिए जो इक्वेशन सॉल्व करना होता है उन सबको करेंगे, और उसका डिटरमिनेंट खत्म होगा तभी होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे। आप लोगों से इतना मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही से सुनिए, इसको समझिए। जो चीज़ आप समझ जाते हैं इजीली, अगर दिमाग में स्टोर नहीं होता है तो उसको नोटबुक पे नोट करके रखिए, और जो चीज़ें ज़रूरी है मैं बोर्ड पे लिख ही देता हूँ। जो चीज़ें अगर
इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बातें मैंने बोल दिया तो उसको याद रखिए, नहीं तो कम से कम नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इस तरह से कंटेंट ढूंढिएगा तो बहुत कम मिलेगा जो मैंने कंटेंट दे रहा, याद रखिए। ओके, so I will stop today, I will stop here. नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम प्रॉपर्टीज, दूसरे दिन मैं प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करूंगा।